नमस्कार साथियों, हम रसायनशास्त्र अकेडमी सुजानगढ़ से ओपन बोर्ड राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 12th क्लास का ये चैप्टर है जीव विज्ञान का, जिसके माध्यम से हम जो आने वाले जो पेपर है उनमें बहुत ही ये पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यह वीडियो अपने अंत तक देखना, ठीक है सर सभी साथियों को। और आगे हम बात करते हैं सबसे पहले पर्सन की कि लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी लगभग कितने वर्ष पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो लगभग 5 अरब पूर्व हुआ था, यानी कितना 5 अरब वर्ष पूर्व। दूसरा प्रश्न है कि किसने जीवन की उत्पत्ति के रसायन संश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर है ए आई ओपरिन। क्या आंसर है? ए आई ओपरिन। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में बताया गया है कि पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में विद्यमान 4 गैसों के नाम बताइए। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण की बात की गई है, जिसमें सबसे पहली कौन सी है? अमोनिया। सबसे पहले किसके बारे में? अमोनिया, जिसका सूत्र NH3। दूसरी है जलवाष्प। दूसरा क्या है? जलवाष्प, जिसका सूत्र H2O4। और तीसरी है हाइड्रोजन, जिसका सूत्र है H2O। चौथी है मीथेन, और जिसका सूत्र है CH4 विद्यमान थी। उस समय मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी, यानी पृथ्वी की आरंभिक विद्यमान 4 गैसें थी जिसमें उस समय मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। अब आगे बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऊर्जा का एक स्रोत बताइए जिसका प्रयोग आरंभिक वातावरण में रासायनिक संयोजन के लिए किया गया। कि ऊर्जा का एक स्रोत बताइए जिसका प्रयोग आरंभिक वातावरण में रासायनिक संयोजन के लिए किया गया। उत्तर होगा कि पराबैंगनी किरणों या विद्युत विसर्जन तड़ित या ऊष्मा, इनमें से कोई एक है। यानी एक तो पहले क्या बताइए, पराबैंगनी किरणें या विद्युत विसर्जन, दोनों में से एक है जो तड़ित या ऊष्मा, इनमें से कोई एक की बात की गई है। आगे क्वेश्चन 5वां है जो जीवन का उद्भव, किसकी बात हो रही? जीवन के उद्भव कहाँ हुआ था और जल या स्थल में। तो जीवन का उद्भव हुआ था, जीवन का उद्भव किससे हुआ था? जीवन का उद्भव जल में हुआ था। अब बात करते हैं हम छठे प्रश्न की। छठे प्रश्न में कहा है कि सहपुंजित क्या है? इसमें बात करेंगे, इसका उत्तर है कोएस्वेटस झिल्ली के द्वारा आबद्ध आणविक संचय माने जाते हैं जिनमें वर्धीय मुकुलन की क्षमता होती है। ओपरिन के द्वारा इस प्रकार के तंत्रों को आदि जीव कहा जाता है। ये छठवां प्रश्न। अब बात करते हैं हम अगले 7वें प्रश्न की। 7वें प्रश्न में कहा है कि जीवन के उद्भव में सर्वप्रथम अकार्बनिक यौगिक से बड़ा अणु निर्मित ऐसे किन्हीं 2 बड़े अणुओं के नाम बताइए। 2 बड़े अणुओं के नाम होते हैं, तो जिसमें सबसे पहले है अमीनो अम्ल, दूसरा वसीय अम्ल या सक्राय, कोई दो, एक तो सक्राय हो गया या मतलब वसीय अम्ल, दोनों में एक है। और आगे क्वेश्चन है 8वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करते हैं इसमें कि उन 2 वैज्ञानिकों के नाम बताइए जिन्हें प्रयोगात्मक तौर पर ओपरिन की संकल्पना की जांच का प्रयास किया। तो आंसर होगा इसका कि स्टेनले मिलर, हेराल्ड सी यूरे ने सन 1953 में वायुरोधी उपकरण की सहायता से ओपरिन के द्वारा दी गई संकल्पना की जांच का प्रयास किया गया था। कब की बात है? 1953 की बात है। 1953 में वायुरोधी उपकरण की सहायता से ओपरिन के द्वारा संकल्प की जांच का प्रयास किया गया। हम वेरी इंपॉर्टेंट है 9वां प्रश्न, प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने दिया गया? किसकी बात हो रही है? प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कब दिया था? 1809 से लेकर 1882 के मध्य वह सिद्धांत दिया था प्रकृति का। अब चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ये क्वेश्चन आने वाले पेपरों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जरूर आएंगे। 10वां क्वेश्चन है कि डार्विन के सिद्धांत के प्रतिपादकों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? नवडाविरनवाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 11वां क्वेश्चन कहा है कि
चार्ल्स डार्विन के विकास से संबंधित दो मुख्य अंशदान क्या होगा, जिसमें सबसे पहला होगा कि समस्त प्राणी पूर्वजों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं और दूसरा है जो प्राकृतिक विवरण द्वारा नई प्रजाति का विकास होते हैं। ये दो है जो चार्ल्स डार्विन के संबंधित दो अंशदान दिए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बात करते हैं हम कि नव डार्विन की दो प्रमुख बातें क्या थी। नव डार्विन की प्रमुख दो बातें क्या थी। ये 12वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि जनसंख्या में परिवर्तन विकास का आधार निर्मित करता है और दूसरा है अंतरीय विभेदी जनन। ये दो ही नव डार्विन की दो प्रमुख बातें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां, जो विभेदी जनन से आप क्या समझते हैं। और विभिन्न अनुकूलन जीन्स का जनन अधिक होता है। और 14वां क्वेश्चन है कि वायसराय के संदर्भ में निम्न तालिका में रिक्त स्थानों में 1 या 2 या 3 को भरिए। पहला है जिसमें सबसे पहला है कि तंबाकू, पहले में क्या आएगा कि तंबाकू मोजेक वायरस। और दूसरा है इसमें कि इसमें पहला में होगा कि तंबाकू मोजेक वायरस, और दूसरा है जिसमें खालिस्तान में क्या आएगा, मानव आएगा, और तीसरे में क्या आएगा, हर्पीज आएगा। यानी वायरस के संदर्भ की निम्न तालिकाओं में 1 या 2 3 को भरिए। इसमें बात पूछी गई तंबाकू में क्या आएगा, मोजेक वायरस आएगा, जब दूसरा है खालिस्तान मानव, और तीसरा होगा इसमें हर्पीज। अब अगला क्वेश्चन है 15वां। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 15वां क्वेश्चन है। जो 15वां क्वेश्चन में है कि वायरसों का कोई एक लक्षण बताइए जिसके आधार पर इन्हें निर्जीव माना जाता है और ये संचय जनन नहीं करते। उत्तर है इसका संचय जनन नहीं करते, उनके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, इन्हें क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। अब क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना अधिक है। और इसके यदि आप और भी इसमें यदि प्रश्न देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कुछ जवाब दें, आंसर दें। अगला और नंबर दें, यदि एक रसायन का नाम बताइए जो वायरसों अन्य सभी जीवों में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पूरा करें जिसमें वायरस के क्रोड कण होता है। पहला क्या है, इसमें निम्नलिखित कथनों को क्या करें, पूरा करें। जिसमें सबसे पहला है कि वायरस के क्रोड कण में होता है, वायरस क्रोड कण में क्या होता है, DNA या RNA दोनों होते हैं। जबकि क्या है कि वायरस का आवरण का बना होता है। किस आवरण का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। दूसरा प्रश्न ये है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन ये है कि विकास संश्लेषी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। किसकी बात हो रही है, विकास संश्लेषी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है कि विकास प्रक्रिया को समझाने के लिए अनेक ही सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था और इनमें से डार्विन प्राकृतिक विवरण सिद्धांत आज भी मान्यता प्राप्त है। डार्विन के सिद्धांत में कुछ ही ऐसी बातें थी जिनका डार्विन एवं स्वयं स्पष्टीकरण न कर सके। अब डार्विन ने विविधता की बात, लेकिन उन्हें विविधता के स्रोतों की जानकारी नहीं थी। आनुवंशिकी में प्रगति के साथ ही विविधता के स्रोतों की खोज हुई और डार्विन ने प्राकृत वर्ण के मूल सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया और इस नए सिद्धांत को नव डार्विन सिद्धांत या आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी इस क्वेश्चन के बारे में यदि और डिटेल से तो देख लेना। अब इसमें सबसे पहले है कि विकास की इकाई की जनसंख्या किसके बाद, विकास की इकाई की जनसंख्या जिसका स्वयं ही अपना जीन पूल होता है और जीन पूल किसी भी संख्या के सभी विभिन्न जीनों का एक समूह है। दूसरा इसमें कि किसी भी समष्टि या व्यष्टियों में प्रदर्शित होने वाले वंशागत आनुवंशिक परिवर्तन विकास का आधार होते हैं। तीसरा इसमें कि वंशागत परिवर्तन या अथवा विविधता जीनों में गुणसूत्रों उनके संयोजनों में होने वाले छोटे छोटे उत्परिवर्तनों के कारण होते हैं। चौथा है इसमें कि प्राकृतिक विवरण के द्वारा उन परिवर्तनों का चयन कर लिया जाता है जो प्राणी पर्यावरण के प्रति अनुकूलन उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ये अनुकूलन उत्पन्न करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगला है इसमें
पांचवा, अगला क्या है, पांचवा पॉइंट इसमें बताया गया है कि यदि किसी भी समष्टि की संगठना में होने वाले वह आनुवंशिक परिवर्तन जिसका चयन प्राकृतिक वितरण के द्वारा कर लिया जाता है और के ही कारण नई स्पीशीज बनाती हैं। छठा है इसमें पॉइंट कि छठा पॉइंट है इसमें अनुकूलन आनुवंशिक परिवर्तन वाली संतानें अधिक पैदा होती हैं जो विभेदित जनन है कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विभेदित जनन कहते हैं। और जनन विलिंगन स्पीजों की विशिष्टता बनाए रखने में होते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 19वां प्रश्न। अगला प्रश्न है वह 19वां प्रश्न है जिसके बारे में हम अब जानकारी देते हैं आगे कि जीवन की उत्पत्ति और जैविक विकास के बीच आप कैसे भेद करेंगे। जीवन की उत्पत्ति और जैविक विकास के बीच में आप कैसे भेद करेंगे। आंसर होगा कि जीवन का उद्भव का अर्थ क्या होता है। जीवन का उद्भव का अर्थ होता है कि अजैव पदार्थों में सरलता से प्रारंभिक जीवन का प्रकट होना। प्रारंभिक जीवन का क्या होना, प्रकट होना। दूसरी बात की गई इसमें विकास का अर्थ क्या बताया गया, विकास का अर्थ होता है कि सरल जो जीवों में जटिल जीवों का कर्मिक रूप से प्रादुर्भाव होता है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में 20वां प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपकी राय में सरलतम जीवन और भूतकाल में किस प्रकार उत्पन्न हुआ होगा। आंसर होगा कि सरलता जीवन का उद्भव पृथ्वी पर सर्वप्रथम रासायनिक पदार्थ के एक क्रमबद्ध संयोजनों से सुदूर और भूतकाल में हुआ और यह सब कुछ जल में हुआ। अब आता है अगला क्वेश्चन, 21वां प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी जीवित कोशिकाओं को पूर्वगामी समष्टियों को क्या कहा गया। वो आंसर है कि सहपूंजी या बूंदे या कोवेरेस्ट ये कहा जाता है। अब है 22वां प्रश्न कि सरल प्रकार के जीवन में कितने चरणों में विकसित हुआ था। तो कितने चरणों में विकसित हुआ था, 4 चरणों में। आंसर क्या होगा, 4 चरणों में। अब 23वां प्रश्न है कि जैव विकास के विभिन्न प्रमाण बताइए। सबसे आंसर क्या होगा इसका कि पहला है आक्रिक प्रमाण। कौन सा प्रमाण होगा, आक्रिक प्रमाण होगा। दूसरा है भ्रूण विज्ञान, और तीसरा क्या है, जीवाश्मिकी। और चौथा क्या है, अणु विज्ञान। ये हैं। आगे हम बात करते हैं चॉइस क्वेश्चन की। चॉइस क्वेश्चन है कि समजात अंग किसे कहते हैं। क्या कहते हैं कि समजात अंग किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर है कि यदि समजात अंग वे अंग होते हैं जो संरचनात्मक रूप से उत्पत्ति के आधार पर तो समान ही है लेकिन देखने में भिन्न होते हैं और जो भिन्न कार्य करते हैं, या केशुरुकियों के अग्रपात अंगों का एक अच्छा उदाहरण है। इनके निर्माण की मूलभूत योजना समान और तथापि या भिन्न दिखाई देती हैं जो भिन्न कार्य करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 25वां, ये समजात अंग और समवर्ती अंग में क्या बताइए, अंतर बताइए। समजात अंग और वह समवर्ती अंग में अंतर बताइए। समजात अंग वह संरचनात्मक रूप में तथा उत्पत्ति के आधार पर तो समान होते हैं किंतु कार्य में विभिन्न होते हैं, जबकि स्मृति में कार्य समान लेकिन संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां क्वेश्चन है कि 26वां प्रश्न के उपवार्य लक्षणों को अपरिचित लक्षणों की आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आंसर होगा जीन बैप्टिस्ट डी डेरमार्क। और 27वां क्वेश्चन है कि स्पीशीज किसे कहते हैं। इसका आंसर है कि नई स्पीशीजों के विकास एवं स्पीशीज कहलाता है। 28वां क्वेश्चन है कि 28वां क्वेश्चन है कि स्पीशीज कितने प्रकार से होता है और नाम बताइए। 2 प्रकार का। कितने, 2 प्रकार के होते हैं जिसमें सबसे पहला है कि विस्तारनिक स्पीशीज, दूसरा होता है समस्थानिक स्पीशीज। अब आगे बात करते हैं हम 29वें प्रश्न की जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन है कि वर्गीकरण का क्या अर्थ है और वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं। आंसर होगा कि वर्गीकरण का अर्थ है विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच में समानताएं असमानताएं पता करना, तत्पश्चात एक प्रकार के जीवों को समूह में भिन्न प्रकार के जीवों को अलग अलग समूह में रखना। आगे बात करते हैं इसमें वर्गी के कुछ विशेषता नियमों को पालन करते हुए जीवों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के विज्ञान को वर्गीकृत विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकृत विज्ञान कहते हैं। अब है 30वां क्वेश्चन जो अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होगा, जो
इस चैप्टर का। अब बात करते हैं इसमें जैव नामकरण का मुख्य लक्षण बताइए। जैव नामकरण का मुख्य लक्षण उत्तर होगा कि जैव नामकरण के 3 मुख्य लक्षण बताए निम्न प्रकार से है। पहला है कि वैज्ञानिक नाम को परंपरागत रूप से तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है अथवा हाथ से लिखे जाने पर रेखांकित कर दिया जाता है। दूसरा है कि वैज्ञानिक नामकरण को वैज्ञानिक नियमों के आधार पर रखे जाते हैं। जबकि तीसरा पॉइंट इसमें है कि वैज्ञानिकों के अधिकतर ग्रीक लैटिन में होते हैं। ये पूरे विश्व में समझे जाते हैं और वह इनके द्वारा जीवों के बारे में सूचना व संचार को सुविधापूर्ण हो गया है। और ये हमारा पार्ट आज का पूरा कंप्लीट हो गया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, एक बार इस वीडियो को देखना और आपके आने वाले सभी भी जो पेपर हैं उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और जय हिंद, जय भारत।